नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और जुड़ गए हैं हम समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों को। बीएनएस के इस लेक्चर सीरीज में हमने शुरुआत की है डेफिनेशन से। कुछ बहुत ही काम के शब्दों को हम डिफाइन कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि लॉ को समझने के लिए बारीकी से शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बीएनएस के अंदर उपयोग में लाए जाने वाले हैं, और अगर हमने टर्मिनोलॉजीज को ठीक से नहीं समझा, हम लॉ का इंटरप्रिटेशन कर नहीं सकते, उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो आइए जुड़ जाइए आज के इस लेक्चर से और हम शुरू करते हैं यहां से। तो पहली जो परिभाषा आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है ऑफेंस शब्द की परिभाषा। अपराध क्या है? तो ऑफेंस जो शब्द है, ध्यान रखना है, इससे बनता है एक शब्द ऑफेंडर। ऑफेंस है अपराध और ऑफेंडर होता है अपराधी। एक शब्द आता है कल्पा, जिसका मतलब भी होता है अपराध, जिससे बनता है कल्प्रिट, उसका मतलब भी होता है अपराधी। और एक शब्द है क्राइम, जिसका मतलब है अपराध, जिससे बनता है क्रिमिनल, जिसका मतलब होता है अपराधी। तो अपराध क्या होता है, ध्यान से समझिए। यूं तो अपराध के कुछ बहुत ही आवश्यक बातें हैं। जैसे एक तो पहली बात यह है कि इट मस्ट बी पनिश्ड अंडर एनी लॉ। कोई कार्य है जो कानून में दंडनीय होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लेजिस्लेचर। ऐसा कोई काम है जिसको विधायिका ने निषिद्ध किया हो। और तीसरा, द एक्ट मस्ट बी अगेंस्ट सोसाइटी। कार्य जो है समाज के विरुद्ध होना चाहिए। ये तीन इसके जो हैं एसेंशियल्स माने जाते हैं। तीन तरह की परिभाषा होती है अपराध के लिए। लेकिन जब हम किसी लॉ में डेफिनेशन ढूंढने जाते हैं तो ध्यान रखना है, द वर्ड इज डिफाइंड एज पर द फॉर द पर्टिकुलर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इन द पर्टिकुलर लॉ। उस कानून में किसी संदर्भ में उस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो संदर्भ के हिसाब से इसकी परिभाषा होती है। जैसे ऑफेंस शब्द की परिभाषा क्या है, तो इसके तीन लेयर आपको मिलेंगे। पहला लेयर यह कहता है कि एनी एक्ट विच इज पनिशेबल इन दिस संहिता। कोई भी कार्य जो बीएनएस में दंडनीय है वो अपराध है, याद कर लीजिए। लेयर टू में जाएंगे तो ये लिखा है कि लोकल और स्पेशल लॉ में भी जो बात पनिशेबल है वो भी हम अपराध मानेंगे। लेकिन उसके लिए साफ लिख दिया गया है कि द एक्ट मस्ट बी पनिशेबल विथ 6 और मोर मंथ्स पनिशमेंट। 6 महीना या उससे ज्यादा के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। 6 और मोर मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। क्या बातें हैं देखिए। ऑफेंस एक्ट पनिशेबल अंडर बीएनएस ओनली। फिर कुछ हम स्पेशल और लोकल लॉज में भी जा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ पनिशमेंट मिल रहा है किसी कार्य के लिए तो वो भी अपराध है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया दो लेयर्स हैं। लेयर वन में ऑफेंस पनिशेबल अंडर बीएनएस, सिर्फ उसको ही माना है, बीएनएस ऑफेंसेस। और दूसरे लेयर में इसको स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में अगर कोई अपराध है उसको भी हमने अपराध माना है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्पेशल और लोकल लॉ में किसी एक्ट को जो पनिशेबल है, दंडनीय है, उसको हम अपराध कब मानेंगे? इफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा वाला कार्य है तो ही हम उसको अपराध की परिभाषा में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्यों परिभाषा को इतना जटिल बना दिया गया है? टू अवॉइड ओवर क्रिमिनलाइजेशन, to maintain jurisdictional clarity, and to prevent minor regularity breaches from being treated as serious criminal offense in all contexts. These are the reasons why such complexity exists. स्पेशल लॉ क्या होते हैं? तो लॉ अप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर और स्पेसिफिक क्लास ऑफ द सोसाइटी, जैसे एनडीपीएस एक्ट। लोकल लॉ क्या होते हैं? लॉ अप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टेरिटरी इन इंडिया, जैसे स्टेट एक्साइज एक्ट हैं, जैसे एमपी एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह के अपने एक्साइज एक्ट हैं। एक केस लिख लीजिए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस का मामला है। कोर्ट एग्जामिन्ड इंटरप्ले बिटवीन जनरल पीनल लॉ एंड स्पेशल स्टेट्यूट्स। साधारण विधि, हमारी जो बीएनएस है ये जनरल पीनल लॉ है, और स्पेशल लॉ क्या होते हैं? जैसे एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 स्पेशल लॉ है, या जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये स्पेशल लॉ है। और इनके बीच में क्या इंटरप्ले है, क्या आपसी संबंध है, इस पर चर्चा हुई बहुत इस केस में। और ध्यान रखना है क्या कहा गया कि स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा अगर जनरल लॉ से किसी बात में इनकंसिस्टेंसी है तो। चल रहा हूं मैं आगे लेकर आपको। पर्सन शब्द की परिभाषा, काम की परिभाषा है। पर्सन कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है, दो तरह के पर्सन होते हैं।
एक होते हैं नेचुरल, जैसे आप और हम, ह्यूमन बीइंग, ये नेचुरल पर्सन में आते हैं। एक होता है लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन। दो इसकी क्वालिटी होती है, ध्यान रखना है। लीगल पर्सनालिटी या आर्टिफिशियल पर्सनालिटी कौन होती है? विच कैन बी डिफेम्ड, जिसको अपमानित किया जा सकता है, जिसकी मानहानि हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है, विच कैन पजेस प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, कैन पजेस प्रॉपर्टी, संपत्ति अपने नाम पर धारण कर सके। परिभाषा क्या है हमारे पास? देखिए, लिखा है पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, या आर्टिफिशियल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इंक्लूजन है इस परिभाषा में, मतलब नेचुरल पर्सन तो पर्सन है ही है, नेचुरल पर्सन्स आर कंसीडर्ड पर्सन्स, बट ध्यान रखने की बात यह है कि आर्टिफिशियल पर्सन्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एज अ पर्सन। तो ध्यान रखना है, इन दोनों ही बातों का भूलना नहीं है। कौन कौन आते हैं पर्सन में? नेचुरल पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड, दोनों ही तरह के। निगमित हैं, निगमित नहीं है, दोनों ही तरह के पर्सन परिभाषा में आते हैं। ये डेफिनेशन क्या अलाउ कर रहा है? तो कंपनीज जो है उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट मामला चलाया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सोसाइटीज कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। एसोसिएशंस जो हैं वो भी प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। केस देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का एक केस है 2005 का। लिखा है अ कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग मेंस रिया। ऐसे वाले मामले जिनमें मेंस रिया की जरूरत है। मेंस रिया क्या है, आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जिनमें मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड की जरूरत है, ऐसे मामलों में भी कंपनीज को पनिश किया जा सकता है इफ द लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन इंक्लूड्स कंपनी एज वेल। इतनी सी बात यहां काम की है आपके लिए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए आप ये केसेस देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो भी पर्सन में आती है, अनइनकॉर्पोरेटेड है तो भी पर्सन में आती है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। अगर कंपनी अधिनियम के तहत कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, एसोसिएशंस हैं, क्लब हैं, सोसाइटीज हैं। और ये दोनों ही ध्यान रखना है पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, व्यक्ति की परिभाषा में दोनों में ही है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। कंपनी फ्रॉड। अ कंपनी कमिट्स फाइनेंशियल फ्रॉड। कंपनी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करती है, अपराध करती है, चीटिंग का अपराध कर रही है। कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज अ पर्सन, उसको व्यक्ति के रूप में मामला चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। एसोसिएशन देखिए, इलीगल एसोसिएशंस कमिट्स ऑफेंस। अगर कोई एसोसिएशन है, लोगों का समूह है, अपराध कर रहा है, तो ये पर्सन के रूप में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म जो है टैक्स से रिलेटेड फ्रॉड कर सकती है, किसी तरह का और अपराध कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में कोई क्राइम कर सकती है, तो उसको भी एज ए पर्सन प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इंडिविजुअल यानी नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ये तो ऑफेंस के एसेंशियल एलिमेंट हैं ही। ह्यूमन बीइंग ही तो अपराध कर रहे हैं और बीएनएस में उनको ही तो हम सजा देने वाले हैं। चलिए अगली परिभाषा में लिए चलता हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट शब्द की डेफिनेशन। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? तो ध्यान रखना है, एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसकी नियुक्ति सरकार ने की है, और हु रिसीव्स रेम्युनरेशन और सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकार से वेतन भत्ते या पारिश्रमिक पाता है, एंड हु हैज बीन असाइंड एनी पब्लिक ड्यूटी टू डिस्चार्ज, और जिसको कोई लोक कर्तव्य निर्वहन के लिए सौंपा गया हो। सेक्शन 228 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है और उसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है। तो डेफिनेशन में जिनको पब्लिक सर्वेंट बताया गया है वो तो पब्लिक सर्वेंट है ही हैं। इसके अलावा इसका मानक जो स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया जो है, वो मैंने आपको भी बताया है। तो कम शब्दों में देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स, जज, मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो कार्यपालिका के हैं, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। रेवेन्यू ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट हैं। इलेक्शन ऑफिसर्स जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट हैं। आर्बिट्रेटर्स ध्यान रखना है, जो मध्यस्थ होते हैं, दोज हु आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ये भी जो है पब्लिक सर्वेंट होते हैं।
गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉयज जो हैं सरकारी कंपनी के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, ये भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं। लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज जो हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये लिस्ट दे रखी है हमको सेक्शन 228 में। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्यों जरूरी है? तो दो तरह की बातें ध्यान रखना है। पहला, हमारे बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट्स को कुछ तरह की अथॉरिटी दे रखी है। जैसे पब्लिक सर्वेंट अगर कोई काम कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी इज पनिशेबल ऑफेंस। तो पब्लिक सर्वेंट कौन है, यहां डेफिनेशन काम में आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो ब्राइबरी, घूस के संबंध में मामला है, वहां भी पब्लिक सर्वेंट को ही सजा दी जा सकती है। इसीलिए पब्लिक सर्वेंट कौन है ये जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्राइबरी के मामलों में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जरूरी है, करप्शन के मामले में ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, जो सेवक हैं उनके कार्य में बाधा डालना, असॉल्टिंग ऑन पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक पर हमला, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपराधिक अवचार, ऐसी कई सारी बातें हैं जो पब्लिक सर्वेंट से जुड़ी हुई हैं। और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन अगर हमें नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुरे बहुत रिनाउंड केस है जहां पर में एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ऐसा 1984 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव का मामला है 1999 का, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी एमएलए ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आपको ये जानना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव का केस ये रहा जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोक सेवक बताया है, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोक सेवक है तो एमएलए अपने आप हो जाते हैं। लेकिन दो अलग अलग केसेस हमको ध्यान रखने हैं। आर.एस. नायक ए.आर. अंतुले के केस में कहा कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वहीं पीवी नरसिम्हा राव के केस में कोर्ट ने यह कहा कि एमपी पब्लिक सर्वेंट है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखिए, गवर्नमेंट स्कूल टीचर पब्लिक सर्वेंट होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट होता है, इलेक्शन ऑफिसर मैंने बताया पब्लिक सर्वेंट है ही, आर्बिट्रेटर हु इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ये भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में है। इतनी बातें आपको जाननी चाहिए। एक डेफिनेशन देखिए, यह है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव होता है विश्वास करने का कारण। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आप ऑफेंस ऑफ परज्यूरी में जाएंगे, ऑफेंस ऑफ परज्यूरी होता है मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही देने वाले मामलों में। तो कोई आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह जानने के लिए बहुत जरूरी होता है उसके पास रीजन टू बिलीव क्या है। क्योंकि आपका सच और मेरा सच सेम हो यह जरूरी नहीं है। सच हम कौन सी बात को मानते हैं? ऐसी बात जिसके लिए हमारे पास रीजन टू बिलीव यानी कि विश्वास करने का कारण हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मुझे पूछो कि एक्स नाम का आदमी कल सुबह कहां था, और मैं ये कह रहा हूं कि एक्स नाम का आदमी कल सुबह कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में था, तो आप मुझे ये पूछोगे कि मैं ये कैसे जानता हूं? ये जो बात है मैं कैसे जानता हूं, ये है मेरा रीजन टू बिलीव। और अगर मेरे पास रीजन टू बिलीव है तो मैं सच कह रहा हूं, इतनी सी बात है। मैं रीजन टू बिलीव क्या बता रहा हूं? मैं रीजन टू बिलीव में बताता हूं कि कल सुबह मैंने इस आदमी को फोन लगाया था, कॉल लगाने पर इसने मुझे बताया कि मैं दिल्ली में आया हुआ हूं, कनॉट प्लेस एरिया में हूं, अभी वहां पर मैं छोले भटूरे खा रहा हूं। तो ये जो बात मुझे बताई जा रही है, ध्यान रखना है, ये मेरे पास रीजन टू बिलीव है। मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ, ये रीजन टू बिलीव से तय होता है। मैंने उसको कॉल किया था या नहीं, ये मेरे कॉल लॉग या सर्वर लॉग से पता लगाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्मोलॉजी ऑफ रेजोलॉजी रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव में क्या क्या बातें आती हैं? सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण होना चाहिए। टू बिलीव अ थिंग, किसी बात पर विश्वास होना चाहिए। मेयर सस्पिशन इज नॉट इनफ, केवल शंका, ऐसा लगा, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। ठोस कारण होना चाहिए। रीजन टू बिलीव में क्या क्या चीजें चाहिए? ऑब्जेक्टिव बेसिस चाहिए, रेशनल ग्राउंड चाहिए, एंड रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड चाहिए। ध्यान रखना है, इट इज पार्टली सब्जेक्टिव और पार्टली ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात वस्तुनिष्ठ भी है और सब्जेक्टिव भी है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में क्या कहा है? अ बिलीव फाउंडेड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। रीजन टू बिलीव का मतलब होता है ऐसा विश्वास जो युक्तियुक्त आधार पर खड़ा होता है, उसे हम कहते हैं रीजन टू बिलीव। केस देखिए, शिवनाथ सिंह वर्सेस अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का एक मामला है 1971 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीजन टू बिलीव मींस बिलीव बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, ऐसी बात जो आधार है जिसका, है ना। रीजनेबल ग्राउंड का मतलब है युक्तियुक्त आधार होना चाहिए। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मेयर सस्पिशन, केवल शंका पर आधारित है तो रीजन टू बिलीव नहीं कहेंगे, इसे डाउट कहेंगे, शंका कहेंगे।
दिस इज द लीडिंग केस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज। ये जो हमने वाक्यांश पढ़ा, जैसे हमने कहा रीजन टू बिलीव, इसको समझने के लिए बहुत लैंडमार्क केस है जिसका नाम है शिवनाथ सिंह वर्सेस अपीलेट असिस्टेंट अथॉरिटी। स्पेशल लॉ की डेफिनेशन पहले हमने देख ही ली है, लोकल लॉ के साथ हमने स्पेशल लॉ को डिफाइन किया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, और ये डेफिनेशन पहले मैं दे चुका हूं, एक लाइन में समझा दूं। स्पेशल लॉ क्या होता है? अ लॉ विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर और स्पेशल क्लास, या तो विशेष विधि से संबंधित हो, विशेष विषय से संबंधित हो, या विशेष वर्ग से संबंधित हो। जैसे एग्जाम्पल एनडीपीएस एक्ट है, ऐसे एक एग्जाम्पल एससी एंड एसटी एक्ट का भी आप ले सकते हैं। तो एनडीपीएस विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड है और एससी एसटी एक्ट स्पेशल क्लास से रिलेटेड है, स्पेशल लॉ है ना। समझा चुका हूं, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आगे आपको लिए चलता हूं। एक शब्द है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए हिंदी में शब्द है मूल्यवान प्रतिभूति, लेकिन ध्यान रखना है वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट का संबंध राइट यानी कि अधिकार से है, कीमत यानी कि वैल्यू से नहीं है। किससे रिलेटेड है ये? राइट से। और इसमें क्या होता है? राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश यानी कि खत्म हो जाता है, रिलीज यानी कि इससे किसी को मुक्ति मिल जाती है। अगर इतनी सी बात किसी से रिलेटेड है डॉक्यूमेंट से, तो वो पीस ऑफ पेपर यानी कि डॉक्यूमेंट जो है कहलाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे A writes his name on the back of a bill of exchange as the effect of this endorsement to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is valuable security. क्या कह रहा है ये? इसको आसान शब्दों में समझा दूं। ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी पर एक चेक लिखा। इसको समझाने के लिए मुझे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ले जाना पड़ेगा, बताना होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यह भी बताना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 5 एनआई एक्ट 1881 में दी गई है। यह भी समझाना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं एज डिफाइंड इन सेक्शन 7 ऑफ एनआई एक्ट। यह भी बताना पड़ेगा कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है। इन सब से बचने के लिए मैं सीधे ले जा रहा हूं चेक की डेफिनेशन में। तो चेक क्या होता है? बैंक में किसी का अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट है बैंक में, मैं अकाउंट होल्डर हूं, आपको मुझे पैसे देने हैं, मैं लिख देता हूं पे 50,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स। क्योंकि 50,000 रुपए पर आपका राइट क्रिएट किया गया है, आपके अधिकार का सृजन हुआ है, उस चेक में मैंने जो अमाउंट लिखकर साइन किया है, यह चेक अपने आप में वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है। यही मूल्यवान प्रतिभूति है। कितनी आसान शब्दों में मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया है तो वाह लिख दो। एक डॉक्यूमेंट होता है ये, और लीगल राइट या लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। क्या क्या करते हैं मैंने बताया? राइट क्रिएट किया जाता है, अधिकारों का सृजन। राइट ट्रांसफर किया जाता है, अधिकारों का अंतरण होता है। राइट रेस्ट्रिक्ट होता है, अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जाता है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। और एक्नॉलेज लाइबिलिटी, या अपने दायित्व को जो है एक्नॉलेज किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं इनको क्या कहते हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति। मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का मामला है 2009 का। इस मामले में कहा है कि डॉक्यूमेंट बिकम्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी इफ इट क्रिएट्स और एक्सटिंग्विशेस लीगल राइट्स। कोई दस्तावेज जो किसी विधिक अधिकार का सृजन करता है या उसका समापन कर देता है, उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है। मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉपर्टी सेल डीड, मॉर्गेज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, बॉन्ड, शेयर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। लास्ट डेफिनेशन है हमारे बीएनएस में, जहां ये बात बताई गई है साफ शब्दों में कि अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे बीएनएस में उपयोग में तो लाए गए हैं, लेकिन अगर उनको डिफाइन नहीं किया गया, किसी कारण से परिभाषित नहीं किया गया है, तो हमको अदर स्टैट्यूट्स में देखना होगा, उनकी डेफिनेशन, परिभाषाएं देखनी होंगी। कहां मिलेंगी ये परिभाषाएं? तो परिभाषाओं के लिए हम देखेंगे कुछ लॉज, जैसे एक है हमारी आईटी एक्ट 2000, जिसे कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस 2023। इनमें हम परिभाषाओं को देखेंगे, जैसे साइबर ऑफेंस, डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड,
प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये सब बातें कहाँ देखेंगे, हमें इन कानूनों में देखेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन संहिता बस डिफाइंड इन द आईटी एक्ट 2000 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। अगर परिभाषा यहां नहीं दी गई है लेकिन इन दो कानूनों में उसके बारे में बात है, तो परिभाषा हम इन दो कानूनों से लेकर आएंगे, आईटी एक्ट और बीएनएसएस 2023 से। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबकी परिभाषा बीएनएस में मिलती है, लेकिन डिफाइन कहां किया गया है, आईटी एक्ट में, तो वहां हम देखेंगे, वहां समझेंगे। इन्वेस्टिगेशन अगर बीएनएस में कहीं यूज किया गया है लेकिन परिभाषा नहीं है तो कहां देखेंगे, बीएनएसएस में। डिजिटल फॉर्जरी यानी कि अगर आईटी एक्ट में पनिशेबल है डिजिटल फॉर्जरी, किसी डिजिटल आइडेंटिटी को चुराना, नकली आइडेंटिटी बनाना, ये पनिशेबल है, इसको आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो परिभाषाएं यहां से निकालकर हम देखेंगे। कोशिश यही है हमारी कि हम आपके लिए बीएनएस के जो लीगल कंसेप्ट हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो लेकर के आए, जिसके लिए हम बीएनएस का ये फ्री लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, और कुछ पूछना, जानना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछिए। हमें खुशी होगी आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो, एक लेक्चर लाने में। कानून समझते समझाते रहेंगे, एग्जाम आते जाते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खूब ख्याल रखें, क्योंकि आपका होना महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज से। नमस्कार, जय हिंद।